सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अरुणांशु सिन्हा। ये मेरा चैनल है और ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है। और जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, मैंने टाइटल में भी लिख रखा है, इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे और विद इन टाइम करने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा पेपर नहीं होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पहले वीडियो पे व्यूज कम आए। ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग मैथ्स का सिर्फ एक सेक्शन करेंगे। और जैसे कि आपको अच्छा लगे ना लगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और पसंद आए तो मैं बाकी के पार्ट्स लेके आऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद इट। और रही बात मेरी, हाँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं अरुणांशु सिन्हा हूँ। मैं आईआईटी बीएचयू में पहले फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जिसका मतलब कि ये पेपर मेरे साल का पेपर है। मैंने इस पेपर को दिया था हॉल में। और तो काफ़ी सारी यादें जुड़ी है इस पेपर के साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि उन यादों को भुलाकर बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से पेपर को वापस लिखूं आप लोग के सामने। और ठीक है, इसलिए मैंने इतना गैप भी लिया ताकि पेपर होने के बाद जितनी भी सारी चीज़ें दिमाग में थी वो सब निकल जाए और एकदम फ्रेश तरह से पेपर को लिखे। सो दैट्स ऑल। हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं इस वीडियो में हिंदी का ही प्रयोग करूंगा क्योंकि एक पेपर ज़्यादातर बच्चे इंडियन देते हैं और ऑब्वियसली सारे इंडियन देते हैं और सबको हिंदी कंफर्टेबल हो गया है। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो मैथ्स चुनने का रीज़न ये भी है कि मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल होते हैं, तो फर्स्ट वीडियो इसी पे बनाते हैं। अब आप लोग चाहें तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी वीडियो लाई जाएगी। तो पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राइंगल हुज टू साइड द वन लाइज ऑन एक्स एक्सिस, और ये दूसरी लाइन दी है और तो सेंटर दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे आसान तरीका जो होता है कि सारे वर्टाइसेस निकाल लिए जाए और ऑप्शंस में डाल डाल के चेक कर लिया जाए। तो पहले तो अच्छे बच्चों की तरह हम एक डायग्राम बनाएंगे। सवाल देखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग शुरुआत ही इससे करेंगे। अब जैसे कि कोई और सवाल होता, जैसे ये वाला थर्ड क्वेश्चन, ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा सा दिख रहा है, तो इसको नहीं करना है शुरुआत में ही। तो सेफ खेल के चलना है। जेई एडवांस में एक बात बहुत बड़ी, हाँ, मैं बीच बीच में से बोलता भी रहूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा एंगेजमेंट भी रहे और समझ में भी आए कि एक स्टूडेंट कैसे देता है। आप लोग ने बहुत सारे टीचर्स को सॉल्व करते हुए देखा होगा, लेकिन स्टूडेंट की नज़रों से पेपर थोड़ा अलग दिखता है। टीचर्स के लिए ये रोजमर्रा का काम होता है, तो उनके लिए बहुत ही मामूली चीज़ होती है, पर स्टूडेंट को तीन चार सब्जेक्ट एक साथ डील करने होते हैं और उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा। तो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे एक स्टूडेंट लिखता है। और जहाँ पे मेरी जैसी फीलिंग्स होगी, जैसे मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे थर्ड क्वेश्चन देख के डर लग रहा है। अब ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, शायद ठीक ठाक ही हो अंदर से। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मेरे पेपर में तो मैंने छोड़ दिया था इसको। अब देखते हैं आज हो कि नहीं। तो चलो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इजी सा भी है और ये शायद हो भी जाएगा। चलो, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन, यानी कि वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। ये लाइन कुछ इस तरह की होगी। और हाँ, इसके बाद बोल रहा है कि एक एक्स एक्सिस पे, मतलब ये वाली। तो ये एक वर्टेक्स तो हमको मिल ही चुका है, जो कि ये होगा -1, 0। और तीसरा जो उसका साइड होगा ट्रायंगल का, ये दोनों साइड्स है, और एक तीसरा साइड होगा वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स अज्यूम हमें करने पड़ेंगे, जैसे इस पॉइंट को हम लोग ए कॉमा, अगर एक्स को ही ले लिया तो फिर -a -1 ये होगा, और इसको हम b, 0 कह देते हैं। तो ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर 1, 1 पे है यहाँ। अब ये ऑब्वियसली टू द स्केल नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो। हाँ, तो ये ऑब्वियसली इस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाला है, तो ये जो भी लाइन होगी इस तरह से, अब ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन ये जो भी लाइन होगी इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इसका स्लोप जो होगा वो वाई एक्सिस से सिमिलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर अगर हुआ तो फिर ये वन जो है ये ए के बराबर होगा। ये आई सबको समझ आ रहा है, ए इज इक्वल टू वन होना चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो ये पॉइंट अपने आप 1, -2 बन जाएगा। और ये जैसे ही होता है, फिर हमको काफ़ी अच्छा हो जाता है हमारे लिए ये समझना कि ये जो पॉइंट है b, 0 और 1, -2, ये जो साइड बन रही है, ये साइड यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उसके मतलब ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर पे 1, 1 लाई करेगा क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है। तो डायग्रामेटिकली समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए और हम लोग ऐसा करेंगे भी। तो हम लोग पहले वन, ये जो लाइन है इसको इसके साथ परपेंडिकुलर कराने के लिए दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन करके उसको इक्वेट कर देंगे -1 के साथ। तो चलिए वो करते हैं। क्योंकि ऑर्थो सेंटर सारे सारे वर्टेक्स से दूसरे साइड तक पहुंचने वाले परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन होता है। तो ये जो वर्टेक्स है ए, और ये हमारा जो ऑर्थो सेंटर है एच, ए एच हमारे दूसरे इस साइड के परपेंडिकुलर होगा। इस साइड को हम कह देते हैं बी सी। तो हमारा कंडीशन आ जाएगा ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी। आई नो कि वो डायग्राम में दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली यही होना चाहिए और यही होगा। तो हम लोग ए एच का स्लोप लिख लेते हैं पहले।
जो कि होने वाला है 1 माइनस 0 1 minus of minus 1 into slope of BC, where that will be 0 minus of minus 2 divided by B minus 1. ये इक्वल टू आ जाएगा -1 के, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. 2 B minus 1 is equal to -1. अच्छा, तो इस इक्वेशन से अब इतना तो क्लियर हो चुका है कि B को 0 होना पड़ेगा, तब जाकर ये दोनों इक्वेट हो सकता है. तो B अगर 0 होता है तो फिर ये हमारे तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, तीनों वर्टाइसेस. और इन तीनों वर्टाइसेस को हम लोग अगर एक एक बार करके ऑप्शंस में डाल के टेस्ट कर लेते, तो डी से चालू करें. तो डी में तो 0,0 तो फिट हो ही रहा है. -1,0 1 ये 1 0 -1 ये भी फिट हो रहा है. और 1 4 1 -2 ये नहीं होगा, तो डी हमारा ऑप्शन नहीं है. -1 1 0 -1 0 तो ये भी फिट हो रहा है. तीसरा 0,0 भी फिट होगा. और 1 4 -1 नहीं सॉरी x है ना, तो +1 और -6 ये भी फिट हो रहा है. तो बी ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमारे तीनों वर्टाइसेस इस सर्कल की इक्वेशन में मैच हो रहे. तो इसी तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है. अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये तो काफी इजी है. इसमें सिर्फ जो दिए गए कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हमें अप्लाई करना है, और जो भी एरिया एंक्लोज होता है उसको हमें फाइंड आउट करना है. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली. x 9/4 और 0 के बीच में, तो ये 9/4 हो गया. y 1 अब स्केल पे नहीं है. y x/3 ये ओरिजिन से पास होगा कहीं. -x+2. तो ऐसा कुछ रीजन बनेगा बीच में, क्योंकि हमको यहाँ पे लिख रखा है कि y इज ग्रेटर देन -x+2, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा. ये हमारी ये वाली लाइन है, x+y इज इक्वल टू 2 का लाइन है ये, तो उससे ग्रेटर मतलब उसके ऊपर वाला. और इससे नीचे वाला, हाँ बिल्कुल ये वाला ही पोर्शन होगा. तो हम पॉइंट्स पता कर लेते हैं. ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली लाइन है x इज इक्वल टू 3y 4y इज इक्वल टू 2. तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं. उसके लिए x इज इक्वल टू 3y को इस इक्वेशन में डालेंगे, y इक्वल टू हाफ आएगा, और ये वाला पॉइंट 3/2 आ जाएगा. ठीक है, ये वाला पॉइंट तो इसके लिए y0 x इज इक्वल 2,0 आ जाएगा ये पॉइंट. ये वाला पॉइंट आएगा 9/4,0, और ये वाला 9/4 3/4, राइट. x 9/4 आ गया, हाँ राइट. ठीक है, तो अब इन चारों पॉइंट्स में से हमको इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना. क्वाड्रिलैटरल का एरिया का फॉर्मूला ये हमको पता होता है कि हाफ, और एक ब्रैकेट बना दीजिए बड़ा सा, और एक एक करके सारे पॉइंट्स को हमको इसमें डालना है, डिटर्मिनेंट में डाल के निकाल लेंगे. तो पहले हम ये दोनों नाम दे देता हूँ, PQRS. तो PQ पॉइंट का पहले कर देंगे 3/2 1/2 2 0
9/4 0 9/4 3/4 9/4 3/4 3/2 1/2। बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना, ये आप कर लेना। इसका आंसर मैं अभी करता हूँ। सो आंसर है 27/16 -1, यानी कि 11/32। ये आपका आंसर आ जाएगा ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो कभी भी अगर आप पेपर दे रहे हो, स्पेशली अगर पेपर जेईई एडवांस्ड का हो, तो ये चीज हमें हमेशा करनी होती है कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए या फिर जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है उसको लास्ट में करना चाहिए। बहुत कॉमन सा नॉलेज है ये। तो हम क्वेश्चन 3 को, जैसे मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें क्या होगा नहीं होगा, इसको मैं बाद में ही करूंगा। अरे मेरा इरेजर, हाँ, तो इसको बाद में करेंगे। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल एक ही सेक्शन करना है, बाकी का बाद में देख लेंगे। आप लोग बता देना अगर आपको चाहिए होगा तो। तो 4 सेक्शन में सवाल को पढ़ा जाए। थीटा 1 थीटा 2 10 एंगल दे दिए, पॉजिटिव वैल्यू रेडियंस में, सबका सम 2 पाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है सवाल। अच्छा, मॉड वर्ड लगा रखा है। ओके, डिस्टेंसेस मेजर करने को बोल रहा है। डिफरेंस, हाँ डिफाइन, हाँ अच्छा Z1, हाँ ये डेफिनेशन लिख लेते हैं। आई थीटा 1, अच्छा उसका मॉड 1 है, मतलब Z k -1 नियरेस्ट टू आई थीटा के। अच्छा, मतलब Z2 अगर लेना है तो उसके अंदर बस थीटा 1 और थीटा 2 ऐड हो जाएगा। आई गेस आपको समझ आ रहा होगा कि अगर Z2 अगर हमने ले लिया तो ये Z1 होगा और आई थीटा 2 हो जाएगा, मतलब कि Z1, और Z1 को हम लोग लिख लेंगे। Z1 की डेफिनेशन है आई थीटा 1 और ई रेस टू आई थीटा 2। अब दोनों का, Z1 का Z2 का मॉड तो सेम ही है, बस एंगल्स ऐड हो रहे हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये Z2 आ गया। इसी तरह से सारे एंगल, सारी Z1 से लेकर के ZK तक सारे के सारे मॉड 1 होंगे, मतलब एक यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे। यूनिट सर्कल बना लेते हैं। तो अगर ये Z1 है, यहाँ पे Z1 अगर है, तो Z2 अगर होगा यहाँ, ये अगर थीटा 1 एंगल होता है तो ये थीटा 2 एंगल होगा। ठीक है, सब समझ आ रहा है? हाँ, तो अब इनको अभी बस एंगल्स ऐड करते जाने। Z3 अगर होगा तो यहाँ पे होगा Z4 Z5, ऐसे चलता रहेगा। तो अब क्या बोल रहे हैं, P और Q दे रखे हैं, Z2 माइनस Z1 Z3 माइनस Z2। अच्छा, तो ये वाले हो गए, ये Z2 माइनस Z1, ये Z3 है अगर, तो ये Z3 माइनस Z2, ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, इसको कहने की कोशिश हो रही है। ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स का मतलब ये वाली लेंथ्स है। और ये यूनिट सर्कल है, हमको पता है कि अगर ये लोग सारे एंगल्स को ऐड करवा रहे हैं, और ये सम आपको पता चल गया ना, 2 पाई, 2 पाई मतलब ये पूरा सर्कल घूम रहा है, यानी कि Z10 जो आएगा ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। Z10 मतलब पूरा का पूरा एंगल वो लोग कवर कर रहे हैं, और ये सारे एंगल्स का सम 2 पाई आएगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है ना, समझ लो आप, ये वो क्या बन गया, डेकागोन बन गया। तो ये जो साइड्स है, साइड्स को अगर आप ऐड कर दोगे, ये साइड्स का ही एडिशन है, तो ये हमेशा ये 2 पाई से कम होगा। क्यों क्यों 2 पाई से कम होगा? क्योंकि ये पूरा जो सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई, रेडियस 1 है, तो 2 पाई है। अब आप लॉजिकली भी समझ के देखो कि ये जो आर्क है, ये आर्क में मतलब उसका लेंथ ज्यादा है ना, तो लेंथ अगर इस साइड से ज्यादा है तो सबका समेशन करके भी ये 2 पाई से कम ही होने वाला। तो P तो ट्रू आ गया। अब Q की बारी आई, तो Q में भी क्या किया है, Z का मतलब Z के जो भी था पहले जैसा ही बस स्क्वायर कर दिया। तो अभी अगर Z1 का स्क्वायर ले ले हम, तो स्क्वायर आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी पता ही होगा कि जब स्क्वायर किया जाता है मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब एंगल से ऐड हो जाता है, यानी कि अब 2 थीटा 1 होगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी Z2 पहले के एंगल से बस डबल हो जाएगा। और सेम फंडा यहाँ पे भी है,
सेम, मतलब कुछ डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ सारे जो एंगल्स थे वो सारे डबल हो गए। तो आप एक तरफ से इसको तोड़ सकते हो, ये जो पूरा है ना, ये पूरा जो टर्म्स है इसके सारे, इसको आप इसी का 2 टाइम्स लिख सकते हो। और मजे की बात, अगर आप यहाँ पे दोनों, यहाँ पे इंटू 2 कर दोगे और यहाँ पे भी इंटू 2 कर दोगे, ये सेम ही चीज बन के आ जाएगी। समझ आ रही है बात? तो बात साफ है फिर। ये भी सही होगा, पी और क्यू दोनों सही। कहाँ है ऑप्शन? बोथ पी एंड क्यू ट्रू, राइट। तो चलो बढ़ा जाए अभी नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन 3 के ऊपर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई होप कि आपको ये डबल वाला लॉजिक समझ आया, क्योंकि कोई भी जो ये चीज होगी, ये हम लोग एक आर्क ही तो मान रहे हैं इसको, तो कोई भी आर्क होता है उसका रेडियस इनटू एंगल, तो आर्क प्रोपोर्शनल टू एंगल आ जाएगा। तो एंगल को अगर डबल कर ही रहे हैं तो आर्क भी तो डबल होगा। आर्क लेंथ, आर्क मतलब आर्क लेंथ। तो बात साफ है यहाँ पर। तो चलो पढ़ते हैं आगे। तो अब जरा इस सवाल को देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है। अच्छा, अब इतने बड़े बड़े जब सवाल होते हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, और क्योंकि आदमी पढ़ते पढ़ते भूल जाता है पिछले वाला, तो ऊपर से देख लिया करो कि किस चीज का है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख रहा है ऊपर से, और कुछ तो निकालना है। अच्छा अच्छा, सेट दे रखे हैं काफी सारे, सेट का फॉर्मेशन कुछ कर रहे हैं बीच में। चलो अब पढ़ते हैं। E1 बोल दिया, इतना है। E1 1 2 3 है, लिखने की खैर जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम में होता तो नहीं लिखता। F1 G1, अच्छा ठीक है। those are elements without replacement from the set E1 and let's say S1 denotes the chosen elements। अच्छा, E1 से दो एलिमेंट कोई भी चूज कर लिए, ठीक है। अब ये काम कैसे कैसे किया जा सकता है? 1 2 चूज करा जा सकता है, 1 3 करा जा सकता है, और 2 3 करा जा सकता है। 3 ऑप्शन है। S1 डिनोट दी, हाँ, ये इस सेट को, इनमें से कोई भी जो भी होगा, इनको S1 कहा जा रहा है। और E2 जो है, E2 है कि E1 में से S1 निकाल रहे हैं। तो किसी भी केस में इसमें हाँ, क्या हो रहा है ये 1 2, हाँ। तो अगर ये दोनों आए तो E3 जो E2 जो होगा वो 3 होगा। अगर 1 2 और 1, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। इसमें मैं यहाँ पे E2 लिख देता हूँ। तो इस केस में 3 होगा, इस केस में 2 होगा, इस केस में 1 होगा। आई होप समझ आया। तो E2 निकल चुका है, F2 निकालना है। F2 क्या है? F1 और S1। अच्छा, F1 तो दिया हुआ है ना, हाँ F1 लिख लेते हैं। F1 क्या है? 1 3 4। F1 1 3 4 है, और S1 के साथ उसका, ओके, 1 2 3 1 2 था। F1 के साथ S1 का यूनियन F2 है, ठीक है। इसका, इन दोनों का इसका और इसका यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 4 आएगा, 3 4 आएगा। इस केस में 1 3 4 ही आएगा, और इसमें भी 1 2 3 4 आएगा। ये जो बना, ये था हमारा F2। हाँ, नाउ 2 एलिमेंट्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम F2। अच्छा भाई, इसमें से भी दो दो रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। हाँ, सब समझे। तो ठीक है, 4, मतलब इनमें से भी रैंडमली सिलेक्ट करें, मतलब 4C2 बन रहा है। 4C2 कितना होता है भाई? हाँ, मतलब 6, इधर 6 और इधर 3C2। हाँ, 3 इधर बन रहा है, इधर 6 बन रहा है। और इनको S2 कहते हैं, ठीक है। अब मैं लिख नहीं रहा सारे वहां पे कितने बन रहे हो, हाँ। और S2 बनने के बाद अब ये G2 बना रहे हैं। अच्छा, और एक है G1 लिख लेते हैं। G1 है 2 3 4 और 5। और ये G1 को G1 S2 का यूनियन G2 बना ले। अच्छा जी, without replace G2 and let S3 denote the set chosen। अच्छा,
से 2 निकाल रहे वापस, अरे एक ही बार बार कर रहे हैं ये लोग यार। हाँ E3 बना रहे हैं। हाँ, अच्छा कंडीशन, हाँ गिवन दैट E1 is equal to E3, P be the conditional probability of the event, S is equal to अच्छा, कुल मिला के जो बात है कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन हर इसमें होनी चाहिए। और ये बेसिक क्या है, तो हमको कुछ कुछ गिवन डेटा दिया है और कुछ कुछ ऑपरेशन दिया है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो ये 3 केसेस जो बन रहे हैं और हमको बस इतना पता लगाना है कि ये जो कंडीशन है ये हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ऐसा कब हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये S1 वाला स्टेप हमने लिया हो, मतलब S1 वाला काम हमने चूज करा हो पहले बारी में, और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये कुछ कुछ हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस है। तो इसमें ऐसा कुछ आएगा, हमको टोटल 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, जिसको मान लो तुम PQR बोल दो। 3 प्रोबेबिलिटी टोटल आएंगी, जिसकी वजह से ये E1 E3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तीन ऑप्शन से। और हमको पहला P/P+Q+R निकालना है। ठीक है। तो चलो ठीक है, एक एक करके निकालते हैं PQR को। तो P अगर निकाला जाए, P मतलब पहली वाली जो हमको चाहिए, तो उसमें से तो हाँ पहला स्टेप हमने ये वाला चूज किया 1,2, वो चूज करने के 3, हाँ क्योंकि सारे इक्वली लाइकली होंगे, तो 1/3 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ अब उसके बाद फिर E2 तो अपने आप ही सिलेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि F2, F2 बना। F2 में से सिलेक्ट हो रहा है, F2 में से 2 एलिमेंट सिलेक्ट होंगे। अच्छा उल्टा चलते हैं, नहीं तो अगर ये केस है ना, तो E1 और E3, तो इस केस में E1 कौन सा था, E1 1 2 3 है, E3 को भी 1 2 3 होना पड़ेगा। और अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप से जा रहे तो 1 2 हमारा ओके। हाँ ये देखो, E2 में ये जो हमारा फर्स्ट केस हम लोग P कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट केस में E2 हमारा 3 है, और S3 जो है हमारा, S3 को 1 2 होना पड़ेगा, उसके अंदर S3 के अंदर 1 2 होना ही पड़ेगा। मतलब 1 2 ही होगा वो, तब जाके ही E3 1 2 3 होगा, और तभी जाके ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो उल्टा बैक ट्रैक करते हैं, चलो। S3 अगर 1 2 है, तो S3 कैसे बना था, S3 बना था कैसे, लेट S3 डिनोट द सेट ऑफ चोजन एलिमेंट्स। कहाँ से बना था, 2 निकाले थे, G2 से 2 निकाले थे। तो ओके ठीक है, तो बेसिकली G2 से 2 निकाले थे, और G2 में 1 2 होना चाहिए, ये हमको इंश्योर करना है। चलो कहीं तक पहुंचे। G2 कैसे बन रहा है, G2 बन रहा है और S2 के कॉम्बिनेशन से। अच्छा अच्छा, हाँ तो G1 में 1 2 है क्या, G1 में 1 नहीं है, देखो। तो G1 में 2 है, 1 नहीं है, तो हमको 1 लाना है G1 में। तो G1 में 1 लाने के लिए G1 कैसे फॉर्म हुआ था, G1 फॉर्म हुआ था, G1 कैसे फॉर्म हुआ था, अरे अरे कहाँ गए, अरे G1 तो दिया ही हुआ है ना, हाँ सॉरी सॉरी, S2, हाँ हाँ जी, हाँ चलो बात समझ आ गई। G1 के अंदर 1 नहीं है, तो S2 में 1 होना चाहिए, तभी ना जाके हमारा G2 में 1 आएगा। तो S2 में अगर 1 रखना है, तो हमें यहाँ से तो 1 सिलेक्ट करना ही होगा। तो यहाँ पे 6 तरीके हैं, 6 में से कितने, ये जो 6 वाले जितने हैं ना, 6 में से कितनों में 1 होगा, ये अगर तुम सोच के देखो तो ऐसा होगा कि 1 2 1 3 1 4 2 3 3 4 ऐसा बनेगा ना। तो इसके अंदर से टोटल 3, हाँ 3 में होगा, 3 में 1 होगा। तो 3 में 1 जब हो रहा है, तो हम लोग लिख लेते प्रोबेबिलिटी कि 1 आए। कि G2 के अंदर 1 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6। ठीक है। बिल्कुल।
हमारा इसके अंदर G1 के अंदर हमने 1 डाल दिया, मतलब G2 में 1 तो आ गया, और हमको ये बनाने के लिए 1 वहां से निकालना है। तो हमारा जो G2 है, G2 बन चुका है अभी 1 2 3 4 5। ये इतनी मेहनत करके G2 हमारा बन चुका है 1 2 3 4 5, और G2 से, हाँ बरोबर, और S3 1 2 है। हाँ चलो चलो चलो, ये G2 जो सेट मिल चुका है हमें, और हमको S3 निकालना है। S3 1 2 होने वाला है जो G2 से निकलेगा, और ये निकलेगा कैसे, 1 2 ही S3 है, तो मतलब एक ही तरीका है जिससे हम G2 से S3 निकाल सकते हैं। तो 1 2 निकालने के एक ही तरीका हो गया, और टोटल चूज करने के 5C2 तरीके हो गए। 5C2 तरीके हो गए, 1/5C2 मतलब 5 × 4 कितना होता है भाई, ये हो गया 10, 1/10। तो P हमारा आ चुका है। इसी तरह से Q निकालना है। Q में 1 3 वाला स्टेप लिया है हमने पहली बारी में, और जब आई गेस ये काफी सिमिलर होने वाला है स्टेज, क्योंकि एक ही जैसा उसका पूरा कैलकुलेशन है। तो हाँ, तो पहले तो 1 3 निकालना है। अब यहाँ से एक जहाँ डिफरेंस आ गया वो ये कि इसमें 3 बन रहे, पहले 6 बन रहे थे, अभी 3 बन रहे, और इसमें ऐसे सिर्फ 2 ही केसेस होंगे जिसके अंदर 1 होगा। समझ आ रही है बात कैसे, 1 3 और 1 4। तो हमको पहले जहाँ 3 बन रहे थे, अब यहाँ पे सिर्फ 2 बनेंगे जिसके अंदर 1 होगा। तो हमको सेम ही काम करना है। तो यहाँ पे बस 2 डिवाइडेड बाई टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे 3, हाँ 2/3 आ जाएगा यहाँ पे, 2/3 आ गया। और इसका हम लोग ले लेंगे जीवन के साथ, तब वापस यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 G2। और G2 में से हमको 1 3 निकालना है, मतलब S3 के लिए। तो 1 3 निकालने का उसका भी सिर्फ एक ही तरीका, तो ये भी हमारा 1/10 ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी 1/10 आ गया। चलो Q भी आ गया। अभी R निकालना है। R कब का कौन सा केस है जहाँ पे 2/3 हम लोग ले रहे हैं फर्स्ट केस में, तो 1/3 तो आएगा ही। उसके बाद यहाँ पे हम 2/3 ले रहे हैं, और फिर हाँ, इसके बाद हमें जो करना है, इसमें से, इसमें देखो खेल क्या है ना, इसमें G1 में ऑलरेडी हमको S3 बनाने के लिए जो चाहिए, वो 2 3 है, और वो G1 में पहले से ही मौजूद है। हमको किसी और की जरूरत नहीं है, G1 में पहले से ही मौजूद है। लेकिन फिर भी हमको 2 केसेस में तोड़ना पड़ेगा, जब जहाँ पे हम लोग इस सेट से F2 में से 1 को ले रहे हैं और 1 को नहीं ले रहे। तो अगर 1 को लेना हो, तो वैसे केसेस कितने होंगे 1 को लेना अगर हो, तो फिर 1 को अगर लेना है तो 3/6 केसेस है। 3/6 केसेस होंगे, और 1 को हमने ले लिया, तो हमारा पूरा सेट बन गया ये वाला सेम 1 2 3 4 5 वाला। और यहाँ से हमको 2 3 लेना है, तो वापस 1/10 पहले जैसी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब दूसरा केस जहाँ पे हम लोग 1 को ले ही नहीं रहे हैं, समझ रहे हो, 1 को अगर नहीं लिया ना, तो ये 1 2 3 4 5 बनेगा नहीं। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 3 4 5, समझा, 2 3 4 5। लेकिन यहाँ से हमको S3 मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे 2 3 है, और 2 3 ही हमको चाहिए कंप्लीट करने के लिए, वो E1 इक्वल्स टू E3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमने शुरू का 1/3 डाल दिया। अब इसमें भी क्या 1 ना लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस ग्रुप में से 1 ना लेने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 ही आएगी, क्योंकि आधी आधी है, यहाँ पे भी 3/6 थी, यहाँ पे भी 3/6 आएगी। और यहाँ से ये जो बना हमारा G2 जो बना, G2 में 2/3 निकालने का, ये 2/3 निकालने का एक प्रोबेबिलिटी है, और टोटल कितने हैं 4C2, यानी कि 6। ठीक है, 6 निकाल लेंगे, तो फिर 1/6। चलो भाई, हो गया। अब काटा कुटी कर दो। क्या करते हैं, यहाँ पे हर जगह 1/3 तो कॉमन है, हर जगह से काट देते हैं 1/3 को। यहाँ पे आ जाएगा 1/20, यहाँ पे आएगा 2/30 यानी कि 1/15। इसके 2 पार्ट है, यानी 1/60, 60 नहीं, हाँ ये तो 3 है ना, 3 तो है अभी भी, हाँ ये भी 1/20, और ये आएगा
3 हाँ ये 1/12। तो हमारा आंसर जो होगा 1/20 डिवाइडेड बाई 1/20 प्लस 1/3 प्लस 1/20 प्लस 1/12। हाँ तो ये 1/10 होगा। तो ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे 60 से अगर ये कर दो ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, एंड ये आ गया ना उसका एलसीएम आ गया, तो 60 से 3/6 4 + 5 3/15 1/5 आंसर है क्या ये? चलो भाई ओके। ये देखो ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ना, ये सारे होते हैं खतरनाक वाले। मतलब इनसे जितना हो सके दूरी बना के रखना। मैंने शायद मेरे पेपर में किया भी ना हो सवाल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा। इतनी मेहनत तो नहीं की थी भाई। अब हो गया इस टाइम पे तो चलो ठीक है, हमारे पास टाइम की कमी नहीं थी। तो यही था। मैं ये पेपर जो है मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिनको जरूरत हो। वैसे इंटरनेट से ही लिया है, ये वीडियो में आपको दिखे ना दिखे। तो ठीक है, फिर यही हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ऐसी वीडियोस आपकी ज़रूरत के अनुसार लाता रहूँगा। ये जो भी जिन्होंने भी आज तक पेपर लिखा नहीं है जेईई एडवांस्ड का, उनके लिए बेनिफिशियल होगा ये समझने के लिए कि कैसी-कैसी सिचुएशंस आपको पेपर में हैंडल करनी पड़ सकती है। तो आपको मैं एक तरह से इन हैंड एक्सपीरियंस दे रहा हूँ पेपर में जो होता है उसका। और एक चीज़ आपने अगर नोटिस की हो, आपको हड़बड़ी नहीं मचानी है। मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर और घर का प्रेशर में काफ़ी डिफ़रेंस होता है। मैं घर पे बैठकर ही पेपर लिख रहा हूँ और मेरा तो हो भी चुका है, तो मुझे तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जितना हो सके उतना चिल रह के पेपर को देने की कोशिश कीजिए। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम व्हेनेवर इट विल बी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप शोइंग लव, लाइक एंड शेयर, और जो-जो बोलते हैं सब लोग सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल से। और ठीक है, दैट्स इट, टाटा। एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन था भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बहुत बढ़ाया हूं आपको, जो है ये क्वेश्चन बहुत बढ़ाया हूं। जल्दी से लाइक और शेयर बटन दबा के लाइक और शेयर ठोक दे। महाकाल के आशीर्वाद से मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है और मिश्रधन दे रखा है। मूलधन और मिश्रधन दे रखा है। ये सबसे ज्यादा मैंने क्वेश्चन आपको करवाए थे। मेरा सारा क्लास खोल के देख लीजिए। सीआई और साइका 24/7 की टीम का हर एक क्वेश्चन एकदम आया है। लाइक और शेयर बनता है महाकाल के आशीर्वाद से।